हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड रोहित कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का हमारा वीडियो भारत के विश्व विरासत स्थल की वीडियो की कड़ियों का अगला वीडियो है, जिसमें हम महाबोधि मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। यह मंदिर मुख्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यहाँ यह अनुश्रुति प्रचलित है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहाँ बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई। यह रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। इस मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्व की दिशा में प्राकृतिक दृष्टियों से समृद्ध एक पार्क है, जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग इस पार्क में मंदिर प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर परिसर में उन 7 स्थानों को चिन्हित किया गया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। जातक कथाओं में उल्लिखित बोधि वृक्ष भी यहाँ पे है। यह एक विशाल पीपल का पेड़ है जो मुख्य मंदिर के पीछे स्थित है। कहा जाता है बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वह उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। मंदिर समूह में सुबह के समय घंटों की आवाज़ मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है। मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की लाल बलुए की 7 फीट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति वज्रासन मुद्रा में है। इस मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगे हुए जो इस मूर्ति को एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरो से बना राज सिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। इस मूर्ति की आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पदचिन्ह बने हुए हैं। बुद्ध के इन पदचिन्हों को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़ा अवस्था में बिताया था। यहाँ पर बुद्ध की इस अवस्था में एक मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति को अनिमेष लोचन कहा जाता है। मुख्य मंदिर के उत्तर पूर्व में अनिमेष लोचन चैत्य बना हुआ है। मुख्य मंदिर का उत्तरी भाग चमका माना नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। अब यहाँ पर काले पत्थर का कमल का फूल बना हुआ है जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि मंदिर के उत्तर पश्चिम भाग में एक छत विहीन भग्नावशेष जो रत्नाधारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। दंत कथाओं के अनुसार बुद्ध यहाँ गहन ध्यान में लीन थे तो उनके शरीर में प्रकाश की किरण निकली। प्रकाश के इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा लगे अपने पताके में किया गया है। माना जाता है कि बुद्ध ने मुख्य मंदिर के उत्तर दरवाजे से थोड़ी दूर पर स्थित अजपाल नियोत्रा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना 5वां सप्ताह व्यतीत किया था। बुद्ध ने 6ठा सप्ताह महाबोधि मंदिर के दाईं ओर स्थित मोचा लिंडा झील के नज़दीक व्यतीत किया था। यह झील चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ है। यह झील के मध्य में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहा है। इस मूर्ति के संबंध में एक दंत कथा प्रचलित है कि इस कथा के अनुसार बुद्ध प्रार्थना में इतने लीन हो गए कि उन्हें आंधी आने का ध्यान नहीं रहा। बुद्ध जब मूसलाधार बारिश में फंस गए तो सांपों का राजा मोचा लिंडा अपने निवास से बाहर आया और बुद्ध की रक्षा की। इस मंदिर परिसर में दक्षिण पूर्व में राजा राजयातन वृक्ष है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना 7वां सप्ताह इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। यही बुद्ध 2 बर्मा के निवासी व्यापारियों से मिले थे। इन व्यापारियों ने बुद्ध से आश्रय की प्रार्थना की। इस प्रार्थना के रूप में बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं अपने को भगवान बुद्ध को सौंपता हूँ का उच्चारण किया। इसी के बाद यह प्रार्थना प्रसिद्ध हो गई। तिब्बतियन मठ महाबोधि मंदिर के पश्चिम में 5 मिनट की दूरी पर स्थित है, जो कि बौद्ध गया का सबसे बड़ा और पुराना मठ है, जिसको 1934 से बनवाया गया था। बर्मी विहार गया बोध गया रोड पर निरंजना नदी के तट पर स्थित है। 1936 में बना था। इस विहार में 2 प्रार्थना कक्ष है। इसके अलावा इसमें बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी है। इससे सटा हुआ थाई मठ है। महाबोधि मंदिर परिसर में 1 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस मठ की छत में सोने की कढ़ाई की गई है। इस कारण इसे गोल्डन मठ भी कहा जाता है। इस मठ की स्थापना थाईलैंड के राज परिवार ने बौद्ध की स्थापना के 2500 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में किया था। इंडोसन निप्पन जापानी मंदिर महाबोधि मंदिर परिसर से 11.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित का निर्माण 1972-73 में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण लकड़ी के बने प्राचीन जापानी मंदिरों के आधार पर किया गया है। इस मंदिर में बुद्ध के जीवन में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। चीनी मंदिर जो महाबोधि मंदिर के परिसर में पश्चिम में 5 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है का निर्माण 1945 में हुआ था।
इस मंदिर में सोने की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 1997 में किया गया है। जापानी मंदिर के उत्तर में बोठानी मठ है। इस मठ की दीवारों पर नक्काशी का बेहतरीन काम किया गया है। यह सबसे नया बना हुआ है। यह मंदिर महाबोधि मंदिर के इसके बाद एक वियतनामी मंदिर है। यह मंदिर महाबोधि मंदिर के उत्तर में 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर का निर्माण 2002 में किया गया है। इस मंदिर में बुद्ध को शांति के अवतार अवलोकितेश्वर की मूर्ति स्थापित है। इन मठों और मंदिरों के अलावा कुछ और स्मारक भी यहाँ देखने लायक है। इन्हीं में से एक है भारत की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति, जो 6 फीट ऊंचे कमल के फूल पर स्थापित है। यह पूरी प्रतिमा 10 फीट ऊंचे आधार पर बनी हुई। स्थानीय लोग इस मूर्ति को 80 फीट ऊंचा मानते हैं। इसके आसपास जो दर्शनीय स्थल है उसमें से पहला है राजगीर। बोध गया में आने वाले को राजगीर द्वीप जरूर घूमना चाहिए। यहाँ का विश्व शांति स्तूप देखना काफ़ी आकर्षक है। यह स्तूप क्रीधरकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पर जाने के लिए रोपवे बना हुआ है। इसका शुल्क 25 रुपये और इसे आप सुबह 8 से लेकर दोपहर 12:50 तक देख सकते हैं। इसके बाद दोपहर 2 से लेकर शाम के 5 बजे तक देख सकते हैं। शांति स्तूप के निकट ही वेणु वन है। कहा जाता है बुद्ध एक बार यहाँ आए थे। राजगीर में ही प्रसिद्ध सप्तमणि गुफा है, जहाँ बुद्ध के निर्माण के बाद पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह गुफा राजगीर बस पड़ाव से दक्षिण में गर्म जल के कुंड से 1000 सीढ़ियों की चढ़ाई पर है। बस पड़ाव से यहाँ जाने का एकमात्र साधन घोड़ा गाड़ी है, जिसे यहाँ टमटम कहा जाता है। टमटम से आधे दिन घूमने का शुल्क 100 से लेकर 300 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा राजगीर में जरासंध का अखाड़ा, स्वर्ण भंडार, ये दोनों स्थल महाभारत काल से संबंधित है तथा विरायतन भी घूमने लायक है। घूमने के लिए अच्छा मौसम ठंड का है। नालंदा, यह स्थान राजगीर से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था। अब इस विश्वविद्यालय के अवशेष दिखाई पड़ते, लेकिन हाल ही में बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसका काम प्रगति पर है। यहाँ एक संग्रहालय भी है। इसी संग्रहालय में यहाँ से खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को रखा गया। नालंदा से 5 किलोमीटर दूरी पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पावापुरी है। यह स्थल भगवान महावीर से संबंधित है। यहाँ महावीर का एक भव्य मंदिर है। नालंदा राजगीर आने पर इसे जरूर घूमना चाहिए। नालंदा से सटा शहर बिहार शरीफ है। मध्यकाल में इसका नाम ओदनपुरी था। वर्तमान में यह स्थान मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मुस्लिमों के एक भव्य मस्जिद, बड़ी दरगाह है। बड़ी दरगाह के नज़दीक लगने वाला रोशनी मेला मुस्लिम जगत में काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार शरीफ घूमने वाले को मनीराम का अखाड़ा भी अवश्य देखना चाहिए। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर यहाँ से अच्छे दिल से कोई मन्नत मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है। अगला जो हमारा विश्व विरासत स्थल है वो एक राष्ट्रीय उद्यान है। उसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे यानी भारतीय गेड़ा और बारहसिंघा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह भूटान की तराई में बोडो क्षेत्रीय परिषद के देखरेख में 950 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैला, जिसके अंतर्गत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित 840 वर्ग किलोमीटर का इलाका मानस बाघ संरक्षित क्षेत्र में आता है। इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, लेकिन 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को 1992 में विश्व विरासत सूची से हटा लिया गया। बाद में जून 2011 में इसे पुनः यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। अगला जो हमारा विश्व विरासत स्थल है वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है, जो 630 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। सन 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर सन 1977 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रिजर्व यूनेस्को के विश्व के 22वें रिजर्व की सूची में 2004 में अंकित किया गया है। इस उद्यान के अंतर्गत नंदा देवी अभयारण्य आता है, जो कि एक हिमनद घाटी और चारों ओर से 6000 से लेकर 8500 मीटर ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। इसका जल इस उद्यान के पश्चिम में ऋषि गंगा नामक नदी में बहता है। इस नदी का दर्रा बहुत तंग, खड़ा और अत्यंत दुर्गम है। समूचे उद्यान की समुद्र सतह से ऊंचाई 3500 वर्ग मीटर से भी ज़्यादा है। इस अभयारण्य को दो भागों में बांटा सकता है, भीतरी और बाहरी। दोनों को उत्तर पूर्व और दक्षिण तरफ से दीवार नुमा ऊंची ऊंची घाटियाँ घेरे हुए और पश्चिम तरफ
उत्तर और दक्षिण की पर्वता श्रेणियाँ ऋषि गंगा दर्रे में जाकर मिल जाती हैं। भीतरी अभ्यारण्य लगभग पूरे क्षेत्रफल के 2/3 हिस्से में फैला हुआ है और इसी इलाके में नंदा देवी पर्वत के साथ साथ उत्तरी और दक्षिण ऋषि हिमनद भी है, जो नंदा देवी चोटी के दोनों ओर स्थित है। इन दोनों हिमनदों में सहायक हिमनद क्रमशः उत्तरी और दक्षिण नंदा देवी हिमनद है। एरिक शेफ्टन और बिल टिलमैन सन 1935 में भीतरी अभ्यारण्य में ऋषि दर्रों के रास्ते में पहुँचने वाले पहले मनुष्य माने जाते हैं। बाहरी अभ्यारण्य पश्चिम में कुल क्षेत्रफल के 1/3 हिस्सा और भीतरी अभ्यारण्य से ऊंची पर्वत श्रेणियों से अलग होता है। इसमें ऋषि गंगा बहती जो इसे 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग में रमनी हिमनद है जो दूनागिरी और चांगा बाग चोटियों ढलानों से नीचे बहता है। इसके दक्षिणी भाग में त्रिशूल हिमनद है जो त्रिशूल पर्वत के नीचे बहता है। बाहरी अभ्यारण्य में पहली बार कदम 1905 में लॉन्गस्ट्रॉफ ने रखे थे, जब उन्होंने त्रिशूल पर्वतारोहण किया था। फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिसे आमतौर पर सिर्फ फूलों घाटी कहा जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित है। यह उद्यान 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। फूलों घाटी पहुँचने के लिए चमोली जिले का अंतिम बस अड्डा गोविंद घाट 275 किलोमीटर दूरी पर, यहाँ से प्रवेश स्थल की दूरी 13 किलोमीटर है, जहाँ से पर्यटक 3 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी फूलों की घाटी में घूम सकते हैं। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी 19 किलोमीटर है। किंवदंती है कि रामायण काल में हनुमान संजीवनी घोटी की खोज में इसी घाटी में पधारे थे। इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एम स्मिथ और उनके साथी R.L. फॉर्ड्सवर्थ ने लगाया था, जो इत्तेफाक से 1931 में अपने कामेत पर्वत के अभियान से लौट रहे थे। इसकी बेइंतहा खूबसूरती प्रभावित होकर स्मिथ ने 1937 में उस घाटी में वापस आया और 1938 में वैली ऑफ फ्लावर नाम से एक किताब प्रकाशित करवाई। हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की 500 से अधिक प्रजातियों से सजा हुआ यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों और फूल प्रेमियों के लिए विशेष प्रसिद्ध स्थल बन गया है। नवंबर से मई माह के मध्य घाटी सामान्यतः हिमाच्छादित रहती है। जुलाई और अगस्त माह के दौरान अल्पाइन जड़ों की छाल की पंखुड़ियों में रंग छिपे रहते हैं। यह सामान्यतः पाए जाने वाले फूलों के पौधों में एनीमोन, जर्मेनियम, मार्श गेंदा, प्रिभुला, पोर्टनेलिया, जियूम, तारक, लिलियम, हिमालयी, नीला पुष्प, वशनाग, डेल्फिनियम, रानुनकुलम, कोरिडालिस, इंडुला, सोसोरिया, कंपानुला, पेडिक्लोरिस, मोरिना, इम्पेटिनस, हिस्टोरता, लिगुलारिया, अनाफालिस, सेक्सिफागा, लोबिलिया, थर्मोपासिस, ट्रॉलिसियस, एक्विलेगिया, कोर्डोनोपसिस, टेट्राड्राइलिसम, साइप्रिपोडियम, स्ट्रॉबेरी और रोजा डिट्रोड्रॉन इत्यादि प्रमुख। अगला जो हमारा स्थल है वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी दिल्ली शहर में मेहरौली भाग में स्थित ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और व्यास 14.3 मीटर है। इसके ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल 1193 या उसके पूर्व के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर और उससे आगे निकलने की इच्छा में दिल्ली के प्रसिद्ध मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में आरम्भ करवाया, परंतु केवल उसका आधार ही बनवा पाया। इसके उत्तराधिकारी तुर्कमिश ने इसकी 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। ऐबक से तुगलक तक स्थापत्य एवं वास्तुकला में बदलाव यहाँ स्पष्ट देखा सकता है। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, जिस पर कुरान की आयतें और फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार पुरातन दिल्ली शहर ढिल्लिका के प्राचीन किले लाल कोट के अवशेषों पर बना है। ढिल्लिका अंतिम हिंदू राजाओं तोमर और चौहान की राजधानी था। इस मीनार के निर्माण उद्देश्य के बारे में कहा जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से अजान देने, निरीक्षण व सुरक्षा करने
या इस्लाम की दिल्ली पर विजय के प्रतीक के रूप में बनी है। इसके नाम के विषय में विवाद है। कुछ पुरातत्व शास्त्रियों का मत है इसका नाम प्रथम तुर्की सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा है। कुछ यह मानते हैं इसका नाम बगदाद के प्रसिद्ध संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है, जो भारत में निवास करने आए थे। इल्तुतमिश उनका बहुत आदर करता है, इसलिए कुतुब मीनार को यह नाम दिया गया। इसके शिलालेख के अनुसार इसकी मरम्मत तो फिरोज शाह तुगलक ने और सिकंदर लोदी ने करवाई। मेजर आर स्मिथ ने इसके जीर्णोद्धार करवाया था। भीमबेटका पाषाण आश्रय। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनवाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के रूप समय का माना जा सकता है। अन्य पुरावशेषों में प्राचीन किलों की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्तकालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। ये भारत के मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, ऐसा माना जाता है। यह स्थल महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है, इसी से इसका नाम भीमबेटका पड़ा। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आरम्भ हो जाती है। इसकी खोज 1956 में डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। यहाँ लगभग 750 शैलाश्रय, इसमें से 5 शैलाश्रय चित्रों पर सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। यह बहुमूल्य धरोहर अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शिलाओं पर लिखी कई जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ के शैल चित्रों के विषय मुख्यतः सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, बुद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। चित्रों में प्रयोग के लिए खनिज रंगों का मुख्य रूप गेरुआ, लाल और सफ़ेद और कहीं कहीं पीला, हरा रंग का ही प्रयोग किया गया है। शैलाश्रयों के अंदरूनी सतहों पर उत्कीर्ण प्लानेनुमा निशान 1 लाख वर्ष पुराने हैं। इन कृतियों में दैनिक जीवन की घटनाओं से लिए गए विषय चित्र थे। ये हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाते हैं। यहाँ बनाए गए मुख्यतः नृत्य, संगीत, आखेट, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने और शहद जमा करने के बारे में। इसके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सुअर, हाथी, कुत्तों, घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों सजी हुई। यह पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थी। इस प्रकार भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञानात्मक विकास के कालक्रम विश्व के अन्य प्राचीन समानांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थल ही माना जाता है। इस प्रकार के प्रागैतिहासिक शैल चित्र रायगढ़ जिले के सिंघनपुर के निकट कबरा पहाड़ की गुफाओं में भी मिले हैं। होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ में, छतरपुर जिले के बिजावर के निकटस्थ पहाड़ी तथा रायसेन जिले के बरेली तहसील के पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफा के शैल चित्र भोपाल रायसेन मार्ग पर भोपाल के निकट पहाड़ियों पर चिड़िया टोला में भी मिले हैं। हाल ही में होशंगाबाद के बुधनी में पत्थर खदान में भी शैल चित्र पाया गया है। भीमबेटका से 5 मीटर दूरी पर स्थित पेंगवान में 34 शैलाश्रय हैं। ये शैल चित्र अति दुर्लभ माने गए। इन सभी शैल चित्रों की प्राचीनता 10,000 से लेकर 35,000 वर्ष की गई है। दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के किले को लाल किला भी कहते हैं क्योंकि यह लाल रंग का है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगी प्राचीन दिल्ली शहर में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में चयनित है। लाल किला एवं शाहजहानाबाद का शहर मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 ईस्वी में बनवाया गया था। लाल किले का अभिन्यास फिर से किया गया था जिससे ये सलीमगढ़ किले के संग एकीकृत किया जा सके। यह किला एवं महल शाहजहानाबाद के मध्यकालीन नगरी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा। राज किले की योजना, वायु व्यवस्था और सौंदर्य मुगल शासनात्मक का शिरोमणि बिंदु है, जो कि शाह आलम के काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। इस किले के निर्माण के बाद कई विकास कार्य स्वयं शाहजहां द्वारा किए गए। विकास के कई बड़े पहलू औरंगजेब और अंतिम मुगल शासकों द्वारा किए गए। संपूर्ण विन्यास में कई मूलभूत बदलाव ब्रिटिश काल में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किए गए। ब्रिटिश काल में यह किला मुख्यतः छावनी के रूप में प्रयोग किया गया था, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी इसमें कई महत्वपूर्ण भाग सेना के नियंत्रण में सन 2003 तक रहा। लाल किले मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का किला था। यह दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी।
उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली बदला और अपने शासन की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु साथ ही नए निर्माण कराने की महत्वाकांक्षा को नए मौके देने हेतु भी इसमें उसकी मुख्य रुचि थी। यह किला भी ताजमहल की भांति यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। वही नदी का जल इस किले को घेर कर खाई भरती है। इसके पूर्वोत्तरी ओर से दीवार एक पुराने किले से लगी हुई है, जिसमें सलीमगढ़ का किला भी कहते हैं। सलीमगढ़ का किला इस्लाम शाह सूरी ने 1546 बनवाया था। लाल किले का निर्माण 1638 में आरंभ होकर 1648 में पूर्ण हुआ और कुछ मतों के अनुसार इसे लालपुर का एक पुरातन किला एवं नगरी कहते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा कर लिया और यह किला बनवाया। 11 मार्च 1783 में सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया और नगर को मुगल वजीरों से अपने सिख नागरिकों और साथियों का समर्पण कर दिया। यह कार्य करूर सिंघिया मिस्र के सरदार वकील सिंह धालीवाल के कमान में हुआ था। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित और इसे अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीन दीवारें कारण मिला है। यही इसकी 4 दीवारी है। लाल किले की योजना पूर्ण रूप से की गई थी। उसके बाद के बदलाव में भी इसकी योजना में मूल रूप कोई बदलाव नहीं होने दिया। 18वीं सदी में कुछ लुटेरों और आक्रमणकारियों द्वारा इसे कई भागों को क्षति पहुंचाई गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। इस सेना ने इसके करीब 80% मंडपों और उद्यानों को नष्ट कर दिया। इन नष्ट हुए भागों एवं बचे हुए भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना 1930 में उमर दानिश द्वारा चलाई गई। लाल किले के उच्चतर स्तर के कला और विभूषण का दृष्टि यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय और भारतीय कला के संश्लेषण इसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुभव शाहजहानी शैली थी। यह शैली रंग अभिव्यंजना एवं रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए है। इसका महत्व समय की सीमाओं से बढ़कर है। ये वास्तुकला संबंधी प्रतिमा और शक्ति का प्रतीक सन 1913 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित होने से पूर्व उसकी उत्तरकालीनता को संरक्षित और परिलक्षित करने के प्रयास हुए थे। इसकी दीवारें काफ़ी सुचिंतनता से तराशी हुई है। दीवारें 2 मुख्य द्वारों पर खुली हैं, दिल्ली गेट एवं लाहौर गेट। लाहौर गेट इसका मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतारित है। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है जहाँ यह लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती हैं। यही सड़क पहले किले को सैनिक और नागरिक महलों में बांटती थी। इस सड़क को दक्षिणी द्वार पर दिल्ली गेट, लाहौर गेट से चट्टा गेट तक आने के लिए सड़क पर लगे खुले मैदान के पूर्व में नक्कार खाना बना है। ये संगीतज्ञों हेतु बने हुए महल का मुख्य द्वार है। इस गेट को पार करके एक और खुला मैदान है जो कि मूलतः दीवाने आम का प्रांगण हुआ करता है। दीवाने आम यह एक जनसाधारण हेतु बना बृहद प्रांगण है। एक अलंकृत सिंहासन का सज्जा दीवान की पूरी दीवार के बीचों बीच बना है और यह बादशाह के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही थी। राजगद्दी के पीछे की ओर शाही निजी कक्ष स्थापित है। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंची चबूतरे पर बना गुंबददार इमारतों की कतार है जिसे यमुना नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। ये मंडप एक छोटी नहर जोड़े हैं जिसे नहर बहिशत कहते हैं, जो सभी कक्षों के मध्य से जाती है। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना से पानी चढ़ाया जाता है, जहाँ से इस नहर को जलापूर्ति होती है। इस किले का परिरूप कुरान में वर्णित स्वर्ग या जन्नत के अनुसार ही बना है। यहाँ लिखी एक आयत कहती है, यदि पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। महल की योजना मूल रूप से इस्लामी रूप से की, परंतु प्रत्येक मंडप अपनी वास्तु घटकों में हिंदू वास्तुकला को प्रकट करते हैं। लाल किले का प्रसाद शाहजहानी शैली का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। महल के 2 दक्षिणावर्ती प्रसाद महिलाओं हेतु बने जिन्हें जनाना कहते हैं। मुमताज महल जो अब संग्रहालय बना हुआ है, मरंग महल जिसमें सुवर्ण मंडित नक्काशीकृत छतें और संगमरमर सरोवर बने हैं जिनमें नहर एक बहिष्ठ से जल आता था। दक्षिण से तीसरा मंडप खास महल है। इसमें शाही कक्ष बने हैं। इसमें राशि शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, बरामदे और मुसम्मन बुर्ज बने हैं। इस बुर्ज से बादशाह जनता को दर्शन देते थे। अगला मंडप दीवाने खास है जो राजा का मुक्त हस्त से सुसज्जित निजी सभा कक्ष होता था। यह सचिवी एवं मंत्रिमंडल तथा सभासदों की बैठकों के काम में आता था। था इस मंडप में पीटा जीवराज से पुष्पीय आकृतियों से मंडित स्तंभ बने हुए हैं। इनमें सुवर्ण पर्त भी मढ़ी हुई तथा बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। इसकी मूल छत को रोगन की नई काष्ठ निर्मित छत में बदल दिया गया है। इसमें रजत पर सुवर्ण मंडप किया गया है।
अगला मंडप है हमाम, जो कि राष्ट्रीय स्नानागार है एवं तुर्की शैली में बना है। इसमें संगमरमर में मुगल अलंकरण और रंगीत पाषाण लगे हुए हैं। हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। यह सन 1659 में के बाद में बनाई गई थी, जो औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। यह एक छोटी 3 गुंबद वाली तराशे हुए श्वेत संगमरमर से बनी है और इसका मुख्य फलक 3 मेहराबों से युक्त है और आंगन में उतरता है। इसके उत्तर में एक बृहद औपचारिक उद्यान है, जिसे हयात बख्श बाग कहते हैं। इसका अर्थ है जीवनदायी उद्यान। यह 2 कुलियाओं द्वारा विभाजित है। एक मंडप द्वार दक्षिण कुलिया के दोनों छोरों पर स्थित है एवं एक तीसरा बाद में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 से बनवाया गया था। यह दोनों कुलियाओं के मिलन स्थल के केंद्र बिंदु में बना हुआ है। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है, जो लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। यह किला वह स्थल है जहां से भारत प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बनाया गया और इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा चला। यहीं पर नवंबर 1945 को इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी किया गया। पर स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले पर नियंत्रण ले लिया। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तौयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक व 1 नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रियाएं बाधित करने का प्रयास बताया गया। 1947 में भारत का आजाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया। तब से यहाँ सेना कार्यालय बना। तो 22 सितंबर 2003 को भारतीय सेना ने 53 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर अब यह हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने में का समय है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1638 में लाल किले के निर्माण के आदेश दिए। लगभग इसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में ताजमहल बनवाना भी शुरू किया। लाल किले पर 1739 में पारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया और वह अपने साथ यहाँ की स्वर्णमय सिंहासन ले गया, जो बाद में ईरानी बादशाहों का प्रतीक बना। 1857 के कदर के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर नियंत्रण कर लिया। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS Academy को लाइक कीजिए या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए। अभी हमारा ये वीडियो और पार्ट में बनेगा, क्योंकि अभी भी विश्व विरासत स्थल की सूची खत्म नहीं हुई। जो हमारा अगला पार्ट रहेगा वो उसकी शुरुआत सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान से होगी, जो भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में बसा हुआ है। थैंक यू।